नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपने शैक्षिक वीडियो में पढ़ेंगे विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें। हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पार्ट 2 की वीडियो में कुछ सिफारिशें पढ़ ली थी। बाकी से सिफारिशों को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ देखते हैं कि आयोग ने और कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें की थी। तो शिक्षार्थी छात्र क्रियाएं एवं छात्र कल्याण से संबंधित आयोग ने जो सुझाव दिए हैं उनको हम 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। देखिए, इस संबंध में आयोग ने कहा कि छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए और इनका जो कार्य होगा इस बोर्ड का, ये केवल योजनाएं बनाएंगे छात्रों के कल्याण के लिए, फिर उनका क्रियान्वयन करेंगे। यानी कि इनके दो कार्य, एक तो योजनाएं बनाना, दूसरा योजनाओं का क्रियान्वयन करना। तो इस बोर्ड के दो कार्य। फिर आयोग ने सुझाव दिया कि हम छात्र अधिष्ठाताओं की नियुक्ति करें। प्रत्येक विश्वविद्यालय में डीन ऑफ स्टूडेंट्स की स्थापना की जाए और जितने भी छात्र हैं उनके लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग, यानी कि एक विश्वविद्यालय में 2 डीन की स्थापना की जाएगी। इनका जो कार्य होगा वो छात्रों की समस्याओं के लिए उत्तरदायी होंगे। कौन? डीन। यानी कि छात्रों की समस्याओं से संबंध होगा इनका, छात्रों के समस्याओं से इनका संबंध होगा। किनका? डीन ऑफ स्टूडेंट्स का। फिर आयोग ने कहा कि शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जाए। जितने भी विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित महाविद्यालय हैं उनमें हम डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति करेंगे। और जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होंगे इनके 2 प्रमुख कार्य होंगे। नंबर 1 पे इनका कार्य होगा कि ये हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, प्लस नंबर 2 इनका कार्य होगा कि पूरे विद्यालय में या विश्वविद्यालय में गेम की व्यवस्था करेंगे। कौन? डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर आयोग ने कहा कि छात्र संघों की स्थापना की जाए। आयोग ने स्पष्ट सुझाव दिया कि जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं वहां पर छात्र संघों की स्थापना की जाए और छात्र संघों में छात्रों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करके शिक्षा दिया जाए और वह शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास हो। फिर आयोग ने कहा कि अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आयोग ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यालयों यानी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा की बात कहीं इसमें इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो भी अगर हम देखें तो ये जो अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी आयोग ने, इसमें कहा था कि स्नातक स्तर यानी कि यूजी में प्रथम 2 वर्षों तक अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। फिर आयोग ने कहा कि व्यायाम एवं खेलकूद की व्यवस्था की जाए। जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उन सब में व्यायाम एवं खेलकूद की उचित व्यवस्था की जाए। फिर आयोग ने नंबर 7 पे कहा कि एनसीसी की व्यवस्था की जाए। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की जाए, यानी कि उसके विभाग खोले जाए हर विद्यालय और विश्वविद्यालयों में और छात्रों को आकर्षित किया जाए कि एनसीसी में वो पार्टिसिपेट करें। फिर हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। आयोग ने कहा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। अब एक बात यहाँ आप लोग ध्यान कर लीजिए कि आयोग ने जो ये छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड और छात्र अधिष्ठाता तथा हॉस्पिटल की व्यवस्था करने की बात कही थी, तो इन तीनों की व्यवस्था केवल विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाएगी, बाकी महाविद्यालयों में नहीं होगी और बाकी जो चीजें बचती हैं वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों स्तर पर लागू की जाएंगी। फिर आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए और मध्याह्न भोजन ऐसा हो कि कम दाम पर छात्रों को मिल जाए, यानी कि सस्ते दामों पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में। उसके बाद समाज सेवा हेतु अवसर प्रदान करना। आयोग ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि जितने भी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं
उन सब में छात्र और छात्राओं को सामाजिक सेवा का अवसर दिया जाए। इसके लिए छात्र छात्राओं को ग्रामीण स्तर पर ले जाकर, गांव में ले जाकर सामाजिक सेवा करने का अवसर दिया जाए। फिर छात्रावास की व्यवस्था की जाए। आयोग ने यह इस पर सुझाव दिया कि अध्ययन सेंटरों पर हम छात्रावास में उचित भोजन की व्यवस्था करें। फिर नंबर 12, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति। आयोग ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि जितने भी हमारे उच्च एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के लिए अध्ययनरत छात्र हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। अब आइए देखते हैं आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित क्या सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जो सुझाव दिए हैं उनमें से प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे आयोग ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण विभागों की स्थापना की जाए। आयोग ने यह सुझाव दिया कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में हम शिक्षक प्रशिक्षण विभागों की स्थापना करें और साथ ही साथ इस तरह के महाविद्यालयों की स्थापना करें जहां पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। फिर ये भी कहा कि ये जो हमारे विभाग या महाविद्यालय खोले जाएंगे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, उनमें हम माध्यमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे, उनको तैयार करेंगे। फिर आयोग ने कहा कि अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जितने भी हमारे शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित विश्वविद्यालयों में विभाग हैं और अन्य महाविद्यालय जो स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें हम अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति करें। अनुभवी शिक्षक ऐसे शिक्षक जिन्होंने माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया हो, यानी कि माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने का जिनके पास अनुभव है, उनकी नियुक्ति हम करें। फिर आयोग ने कहा कि सैद्धांतिक ज्ञान एवं प्रायोगिक दोनों कार्यों पर बल दिया जाए। जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है उसमें हम सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों ज्ञान पर बल देंगे। और साथ ही साथ यह कहा कि जब मूल्यांकन होगा तो हम जो हमारा प्रायोगिक कार्य होता है यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस होती है, उस पर विशेष ध्यान देकर तब मूल्यांकन करेंगे ट्रेनिंग कर रहे शिक्षकों का। फिर आयोग ने कहा कि 12 सप्ताह का प्रशिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में 12 सप्ताह का टीचिंग प्रैक्टिस जो होती है उसको आयोग ने अनिवार्य करने को कहा। फिर एमएड में प्रवेश की बात कही आयोग ने। तो एमएड में प्रवेश के लिए आयोग ने कहा कि एमएड में प्रवेश हम उन्हीं छात्र छात्राओं को देंगे जो ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं और बीएड करने के बाद उनके पास पढ़ाने का अनुभव है। फिर आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता एवं सुगृहिणी बनाना। यानी कि आयोग ने कहा कि जो हमारी उच्च शिक्षा है इसका प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम स्त्रियों को या महिलाओं को सुमाता और सुगृहिणी बना सके। ये तो बात थी आयोग की। वैसे भी हम जनरली अगर देखें तो किसी भी स्त्री को हम माता और गृहिणी कह सकते हैं, क्योंकि इन माताओं और गृहिणियों के पास अनौपचारिक शिक्षा का बहुत ही प्रबल ज्ञान होता है। लेकिन अगर इस अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ हम औपचारिक शिक्षा को जोड़ दें तो जो हमारी माताएं और गृहिणियां होती हैं वो ऑटोमेटिक सुमाता और सुगृहिणी बन जाती हैं। इसलिए आयोग ने कहा कि हम स्त्रियों और गृहिणियों को सुमाता और सुगृहिणी बनाएंगे उच्च शिक्षा के माध्यम से। फिर नंबर 2, पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण शिक्षा का महत्व होना चाहिए। आयोग ने स्पष्ट सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम हो उसमें गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र और पोषण शिक्षा का विशेष महत्व हो। यानी कि जो घर का संचालन होता है, घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री या महिलाएं ही होती हैं। तो ऑटोमेटिक अगर उनके पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध और गृह अर्थशास्त्र तथा पोषण शिक्षा की प्रबलता होगी तो हम जो चाह रहे हैं स्त्री शिक्षा को निखारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उच्च शिक्षा पर को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिए कहा कि जो हायर एजुकेशन है स्त्रियों की उसमें हम को एजुकेशन यानी कि स्त्री और पुरुष को साथ साथ शिक्षा दें, ताकि जितने भी भय, संशय या भ्रम रहती है एक दूसरे के प्रति वो ऑटोमेटिक समाप्त हो सकें। फिर आयोग ने कहा कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो आयोग ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया उसको पढ़ने से पहले इनका एक जो तर्क दिया गया था उस पर ध्यान दें आप लोग। आयोग ने तर्क दिया था कि जो हमारा भारत है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है
इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरा तर्क दिया कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सभी धर्मों को एक समान देखने की बात कही गई है, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, तो इसलिए हम सबको हर स्तर पर थोड़ा थोड़ा धार्मिक शिक्षा जरूर दें, क्योंकि धार्मिक शिक्षा एक आधार है किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए, ऐसा आयोग का मानना था। इस संबंध में आयोग ने कहा कि हर स्तर पर अनिवार्य धार्मिक शिक्षा, वो चाहे हमारी प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो या हायर एजुकेशन की शिक्षा हो, सब पे हम थोड़ा थोड़ा धार्मिक शिक्षा देंगे, लेकिन इन स्तरों पर जो धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि प्राथमिक में कुछ और, माध्यमिक में कुछ और हायर एजुकेशन में कुछ और। फिर नंबर 2 पे इन्होंने कहा कि प्रतिदिन संस्था का प्रारंभ मौन उपासना से हो। आयोग ने सुझाव दिया कि जब हम शिक्षण का कार्य शुरू करें, जहां हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू होता है विद्यालय में जाने से पहले, वहां विद्यालय में जाकर अध्ययन अध्यापन शुरू करने से पहले हम मौन उपासना करेंगे, और उस मौन उपासना के टाइम हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को ध्यान करेंगे, यानी कि हम जिसको मानते हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे धार्मिक देवी देवता हैं, उनको ध्यान करने के बाद ही अपना कार्य प्रारंभ करें। नंबर 3, यूजी यानी कि स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन। आयोग ने कहा कि जब हम बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हमारा है, फर्स्ट ईयर में केवल महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करवाएंगे। नंबर 4 पे कहा कि सेकेंड ईयर में धर्मों के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करवाएंगे, यानी कि जो हमारे धार्मिक सिद्धांत हैं उनका अध्ययन हम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में करवाएंगे। फिर नंबर 5 पे इसने कहा कि थर्ड ईयर में धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं का ज्ञान करवाएंगे, यानी कि जो हमारा थर्ड ईयर का पाठ्यक्रम होगा उसमें दर्शन से संबंधित मतलब चीजें होंगी, जितनी भी हमारी धार्मिक समस्याओं के संबंध की चीजें हैं, कौन सी समस्या आ रही हैं, इसको हम कैसे दूर करें, उन सब का ज्ञान हम थर्ड ईयर में करवाएंगे। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आयोग की सुझाव को पढ़ा। अब बारी है आपकी, आप हमारे इस शैक्षिक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।